everybody, good evening to all of you and welcome to E-Saral. This is Dr. शिवानी भार्गव। आज का जो हमारा सेशन है बेटा सेल बायोलॉजी के अंदर हम लोग लास्ट सेशन तक एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के बारे में, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में तमाम चीजें डिस्कशन कर चुके हैं। लाइजोसोम हम लोगों ने शुरू किया था। लाइजोसोम में पेरिप्लाज्मिक स्पेस मैंने आपके साथ लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था। गोल्जी कॉम्प्लेक्स तक तो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इनका एनसीईआरटी भी हम डिकोड कर चुके हैं। लाइजोसोम वाला सेक्शन रहता है, थोड़ा सा मेरे स्टाइल में भी पढ़ाना बाकी है और उसका एनसीईआरटी अभी हमने नहीं देखा, तो वही आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करती हूँ पुराना सेशन आपने जरूर देख लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो प्लीज गो फॉर द रिकॉर्डेड वीडियो ऑफ दैट। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। इससे पहले मैं सेशन की शुरुआत करूं, जो इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं, जो मुझसे पहली बार जुड़ रहे हैं, मैं उन्हें अपने बारे में बता देती हूँ। माई सेल्फ डॉक्टर शिवानी भार्गव। मैं पिछले 8 से 10 सालों से ऑनलाइन कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर अपनी सर्विसेज दे रही हूँ। मैं अपने अभी तक के करियर में लाखों स्टूडेंट्स को मेंटर कर चुकी हूँ और मेरे पढ़ाए गए स्टूडेंट आपको इंडिया के ऑलमोस्ट हर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर इंक्लूडिंग एम्स मिल जाएंगे। ठीक है, E-Saral के पेड प्लेटफॉर्म पे भी मैं आपको पढ़ाती हूँ। दिस इज माय ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल t.me/Dr. शिवानी। इससे जरूर जुड़ जाएं। इससे क्या फायदा होगा, ये जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं इनका PDF आपको वहां मिलता है, वहां आपको स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, वहां आपको मेरे बारे में सारे अपडेट्स, कब कौन सा सेशन आने वाला है, क्या मिलता है। प्लस ये आपके और हमारे कॉन्वर्सेशन का एक जरिया है। आप मुझसे अपनी बात कैसे पहुंचाओगे, तो इसमें जो कमेंट का ऑप्शन आता है वो हम पढ़ती हूँ, तो ये आपके हमारे कॉन्वर्सेशन का भी एक जरिया है। तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। आप E-Saral के पेड प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। E-Saral के पेड प्लेटफॉर्म पर जुड़ने के लिए, सिस्टमैटिक मैनर में अपनी नीट की जर्नी को तय करने के लिए, सब्सक्रिप्शन रिलेटेड किसी भी समस्या के लिए आप इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। E-Saral का पढ़ो इंडिया मूवमेंट चल रहा है भाई, इसके बारे में तो मेरे हिसाब से देश में कोई ऐसा बच्चा नहीं होना चाहिए जिसको ये बात नहीं पता है। उसे ज्यादा से ज्यादा सर्कुलेट भी करना है। पढ़ो इंडिया मूवमेंट के तहत E-Saral की एक अनूठी पहल, एक ऐसी सोच के साथ कि शिक्षा पे अधिकार हमारा ये हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स जैसे होते हैं ना, उनमें से ही एक होना चाहिए। क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी कंटेंट हर एक बच्चे तक पहुंचे, सिर्फ ऐसे उन लोगों के पास नहीं हु बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून। तो इस सोच के तहत हम लोगों ने पढ़ो इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की है। पढ़ो इंडिया मूवमेंट के थ्रू इंडिया का सबसे अफोर्डेबल कोर्स 13 रुपए पर डे, 13 रुपीज पर डे के हिसाब से आपको मिल रहा है 320 रुपए पर महीना। 3,900 रुपए में पूरा साल भर आपको मिल जाएगा। तो मेरे हिसाब से इससे बेहतर, इससे ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में आपको कुछ नहीं मिल सकता, वो भी इंडिया के बेस्ट फैकल्टीज द्वारा डिज़ाइन किए गए कोर्सेज आपको मिलेंगे। तो आप E-Saral के पढ़ो इंडिया मूवमेंट के तहत अपनी नीट और JEE में एक सीट को बुक करने तक का सफर की शुरुआत आप हमारे साथ मिलकर कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन रिलेटेड किसी भी क्वेरी के लिए इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर लीजिए। ये प्राइजेस यहाँ लिखी हुई हैं। 11th के लिए 3200 ओनली, 12th एंड ड्रॉपर्स के लिए 3900। 7,500 स्टूडेंट्स को हम इसके अंदर इस पढ़ो इंडिया मूवमेंट के तहत एनरोल करेंगे फॉर नीट एंड JEE। ठीक है, चलिए, तो ये सब तो आप पढ़ ही चुके हैं मेरे से, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। पेरिप्लाज्मिक स्पेस के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है दैट इज कॉल्ड द पेरिप्लाज्मिक स्पेस एंड इट इज एनालॉगस, यानी कि इट इज फंक्शनली सिमिलर टू द लाइजोसोम, क्योंकि वहां पर भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का डाइजेशन जो है होता है। अरे ये सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस इज द पेरिप्लाज्मिक स्पेस एंड इट इज फंक्शनली सिमिलर टू द लाइसोसोम। यहां तक की चीजें हम डिस्कस कर चुके। इसके बाद आगे की राम कहानी पढ़ते हैं। ठीक है, डोंट वरी, सब कुछ हैंड रिटन ही चलेगा जैसे अभी तक चलता आया है। ओहो, ये तो हो गया ना सब, ये हो गया। सुनो, लाइजोसोम की अगर हम बात करें, स्फेरिकल बैग लाइक स्ट्रक्चर है विच इज सराउंडेड बाय अ सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन। स्फेरिकल बैग लाइक स्ट्रक्चर है विच इज कवर्ड बाय अ सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन। दे आर लार्ज साइज्ड इन फैगोसाइट। WBC में इसका साइज बड़ा होता है। दे आर लार्ज साइज्ड इन फैगोसाइट। फैगोसाइट WBC में लार्ज साइज होता है। स्फेरिकल बैग लाइक स्ट्रक्चर विच इज सराउंडेड बाय, विच इज कवर्ड बाय सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन। दे आर large sized in phagocyte, यानी कि WBC। You can see here
इस तरीके से। अब वो कह रहा है कि जो लाइसोसोम है इसमें 50 डिफरेंट टाइप के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जिन्हें आप कहते हैं एसिड हाइड्रोलेज। लाइसोसोम्स आर फिल्ड विद 50 डिफरेंट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। 50 डिफरेंट टाइप के डाइजेस्टिव एंजाइम आपके लाइसोसोम में प्रेजेंट होते हैं जिसे आप कहते हैं एसिड हाइड्रोलेज। ये एसिड हाइड्रोलेज एसिडिक मीडियम में pH 5 पर ही, दिस एसिड हाइड्रोलेज फंक्शन इन एसिडिक मीडियम pH 5 पर ही आपका काम करता है। मेम्ब्रेन ऑफ लाइसोसोम, लाइसोसोम की जो मेम्ब्रेन होती है ना इसमें एक्टिव H+, देखो मेम्ब्रेन ऑफ लाइसोसोम हैज एन एक्टिव H+ पंप मैकेनिज्म। लाइसोसोम की जो मेम्ब्रेन है उसमें एक्टिव H+ पंप मैकेनिज्म होता है जो कि एसिडिक pH को प्रोड्यूस करती रहती है इन द ल्यूमन ऑफ लाइसोसोम। ठीक है, जो एसिडिक pH को प्रोड्यूस करती रहेगी इन द ल्यूमन ऑफ लाइसोसोम। तो यहां से लिखना शुरू करो। लाइसोसोम जो है स्फेरिकल बैग लाइक स्ट्रक्चर है। लाइसोसोम की हमने बात की। नेक्स्ट हम लोगों ने बात की कि लाइसोसोम जो है, लाइसोसोम जो है बेटा स्फेरिकल बैग लाइक स्ट्रक्चर है। जिसे एक सिंगल यूनिट विच इज सराउंडेड बाय लाइसोसोम स्फेरिकल बैग लाइक स्ट्रक्चर विच इज सराउंडेड बाय सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन। फिर हमने बात की दे आर लार्ज साइज इन फैगोसाइट यानी कि WBC में। दे आर large sized phagocyte, that is the WBC। फिर हमने बात की कि लाइसोसोम जो है इसमें 50 डिफरेंट टाइप के डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जिसे आप कहते हैं एसिड हाइड्रोलेज। ठीक है, लाइसोसोम जो है दे आर फिल्ड विथ 50, लाइसोसोम आर फिल्ड विद 50 different type of lysosome are filled with 50 different type of digestive enzyme, जिन्हें आप क्या कहते हैं? उन्हें आप कहते हैं बेटा एसिड हाइड्रोलेज। लाइसोसोम आर फिल्ड विद 50 डिफरेंट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, जिन्हें आप कहेंगे एसिड हाइड्रोलेज। ये एसिडिक मीडियम में ही काम करेंगे। दे फंक्शन इन एसिडिक मीडियम, दे फंक्शन इन एसिडिक मीडियम। pH 5 पर ही काम करते हैं। फिर हमने बात की थी कि जो लाइसोसोम की जो मेम्ब्रेन है उसके पास एक्टिव H+ आयन मैकेनिज्म होता है जो एसिडिक pH को पंप करती रहती है इन द ल्यूमन ऑफ लाइसोसोम। ठीक है, क्या बात की थी कि लाइसोसोम के पास एक्टिव H+ पंप मैकेनिज्म है विच प्रोड्यूस एसिडिक pH इन द ल्यूमन ऑफ लाइसोसोम। लिखो मेम्ब्रेन ऑफ लाइसोसोम, मेम्ब्रेन ऑफ लाइसोसोम, लाइसोसोम की जो मेम्ब्रेन है एज एन एसिडिक, मेम्ब्रेन ऑफ लाइसोसोम हैज एन एक्टिव H+ पंप मैकेनिज्म है। उसका काम क्या है? विच प्रोड्यूस acidic pH in the lumen of lysosome।
ठीक है, ये एसिडिक पीएच को प्रोड्यूस करता है इन द ल्यूमन ऑफ लाइसोसोम। तो ये जो एक्टिव H+ पंप मैकेनिज्म होता है लाइसोसोम की मेम्ब्रेन के पास। ठीक, फिर इसके बाद हमने ये वाला पॉइंट देखा बेटा, ये देखो, लाइसोसोम आर हाईली पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनल, क्योंकि इसके डिफरेंट फिजियोलॉजिकल स्टेज है। लाइसोसोम आर हाईली पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनल बिकॉज दे हैव डिफरेंट फिजियोलॉजिकल स्टेट। ये देखो, इसमें 50 डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड हाइड्रोलेज डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट है ना, लाइपेज, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेज, न्यूक्लियस है। एज आई टोल्ड यू एसिडिक मीडियम में काम करता है तो pH+ है। ये देखो, ये मेम्ब्रेन ऑफ लाइसोसोम, एज आई टोल्ड यू एक्टिव H+ पंप मैकेनिज्म होता है जो कि एसिडिक पीएच को इन द ल्यूमन ऑफ लाइसोसोम में, तो ये देखो H+ को ल्यूमन ऑफ लाइसोसोम में डाल रहा है। ATP लगता है इसमें ADP से PI, ये साइटोसोल बाहर की तरफ ऐसा हो रहा है। दिस इज द थिंग। ठीक है, लाइपेज है, प्रोटीएज है, कार्बोहाइड्रेज है, न्यूक्लियस है, pH 5 पर काम करता है। ये एक्टिव H+ आयन मैकेनिज्म हो गया, ATP से ATP। ठीक है, इसमें ये pH 5 है, बाहर pH 7.2 है। कर लो ये भी। As I told you, highly polymorphic cell organelle है। Lysosome are highly polymorphic cell organelle because they show different physiological state. See in the diagram. As I told you, spherical bag-like structure which is surrounded by a single unit membrane. ठीक है, as I told you, इसमें 50 different type of digestive enzyme होते हैं which is termed as acid hydrolase. As I told you, इसमें आपके प्रोटीएज है, लाइपेज है, कार्बोहाइड्रेस एंजाइम है, न्यूक्लियस है, तो एंजाइम होते हैं। एज आई टोल्ड यू, ये सब जो है ये एसिडिक मीडियम में ही एक्टिव होते हैं। pH 5 होना चाहिए, pH 5, बाहर pH 7.2 साइटोसोल। ठीक है, एज आई टोल्ड यू, इसके मेम्ब्रेन के पास एक्टिव H+ आयन मैकेनिज्म है। इट इज ऑलरेडी डिस्कस ना, एक्टिव H+ आयन मैकेनिज्म है जो कि एसिडिक पीएच को इन द ल्यूमन ऑफ लाइसोसोम डालती रहेगी। ATP का खर्चा लगता है। दिस ऑल आर द थिंग। ठीक है, बाहर साइटोसोल में pH 7.2 था। क्लियर हो गया। अब हम इसके फंक्शंस की बात करेंगे लाइसोसोम की। मोटा मोटा देखें तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है और सेलुलर डाइजेशन है। फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम के फंक्शन की बात करें, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है एंड सेलुलर डाइजेशन है। इंट्रासेलुलर डाइजेशन में हीट्रोफैगी ऑटोफैगी दोनों आ जाएगा। सबसे पहला है इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। पहला फंक्शन इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इसमें हम हीट्रोफैगी के बारे में भी पढ़ते हैं बेटा। हीट्रोफैगी क्या होता है? एनीबॉडी फ्रॉम द क्लास? heterophagy and
ऑटोफैगी। पहले मैं हेडिंग को डाल देती हूँ, ठीक है। फिर दूसरा फंक्शन जो है, पहले हेडिंग करवा देती हूँ, फिर आप पढ़ते हो एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन, सेकंड आप पढ़ोगे एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन, और तीसरा पढ़ोगे आप सेल्यूलर डाइजेशन यानी कि ऑटोलाइसिस, ठीक है। तीसरा आप इसमें पढ़ोगे सेल्यूलर डाइजेशन यानी कि ऑटोलाइसिस के बारे में, ये फंक्शन है सेल्यूलर डाइजेशन यानी कि ऑटोलाइसिस, ठीक है। इन सब का डिटेल डिस्कशन सिलेबस में है बेटा, ये हम पढ़ेंगे। दीज ऑल आर द फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम, एक्स्ट्रा सेल्यूलर, इंट्रासेल्यूलर एंड द सेल्यूलर डाइजेशन। तो सबसे पहले हम इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन से शुरू करते हैं। इसमें हीट्रोफैगी, ऑटोफैगी दे रखा है। ये देखो इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन, इसमें दो हेडिंग है, दैट इज द हीट्रोफैगी एंड द ऑटोफैगी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हीट्रोफैगी क्या होता है। दिस इज द डाइजेशन ऑफ, हीट्रो मतलब बाहर वाला मटेरियल, फॉरेन मटेरियल जो कि सेल को रिसीव हुआ है बाय फैगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। हीट्रोफैगी इज द डाइजेशन ऑफ फॉरेन मटेरियल which is received in cell by phagocytosis and pinocytosis. What is autophagy? तो ओल्ड और डेड सेल्स का डाइजेशन ऑफ ओल्ड और डेड सेल ऑर्गेनल, और कभी कभी स्टारवेशन की कंडीशन में भी ऑटोफैगी हो जाती है। ऑटोफैगी ऑल्सो टेक प्लेस ड्यूरिंग द स्टारवेशन ऑफ सेल, ठीक। हीट्रोफैगी में इट इज द डाइजेशन ऑफ फॉरेन मटीरियल विच इज रिसीव्ड इन सेल बाय फैगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। ऑटोफैगी में डाइजेशन ऑफ ओल्ड और डेड सेल ऑर्गेनल, और ऑटोफैगी स्टारवेशन की कंडीशन में भी होती है, ऑल्सो टेक प्लेस ड्यूरिंग द स्टारवेशन ऑफ सेल। लिख लो पहला जो है इसमें दिस वन इंट्रासेल्युलर डाइजेशन, मतलब सेल के अंदर ही हो रहा है। तो एक तो है हीट्रोफैगी और एक है ऑटोफैगी। हीट्रोफैगी इट इज द digestion of foreign material, digestion of foreign material which is received by the cell, which is received in cell by, which is received in the cell by phagocytosis and pinocytosis, by phagocytosis and pinocytosis. Digestion of foreign material is the heterophagy. What is autophagy? It is the digestion of old or dead cell organelle. It is the digestion of old or dead cell organelle. As I told you, starvation की कंडीशन में भी ये होता है। और ऑटोफैगी ऑल्सो टेक प्लेस, ऑटोफैगी ऑल्सो टेक प्लेस ड्यूरिंग starvation of cell. Autophagy also take place during the starvation of cell. ये क्लियर हुआ बेटा? आगे बढ़ते हैं। एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन की अब हम बात करें। एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन की बात करें, लाइसोसोम ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट होती है बोन ईटिंग सेल्स, डिसॉल्व द अनवांटेड पार्ट ऑफ बोन, ठीक है। अनवांटेड पार्ट ऑफ बोन को ये डिसॉल्व कर देता है। एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन में हम बात करें तो ऑस्टियोक्लास्ट यानी कि जो बोन ईटिंग सेल का जो लाइसोसोम है, इट डिसॉल्व द अनवांटेड पार्ट ऑफ बोन। एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन ऑल्सो अकर बाय, ये फंगल लाइसोसोम्स भी करते हैं, ठीक है।
lysosome of osteoclast, that is a bone eating cell, dissolve the unwanted part of bone, and extracellular digestion also occur by fungal lysosome भी करते हैं, लिख लो, fungal lysosome भी ये करते हैं। क्या पढ़ा? एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन की हम बात करें तो ऑस्टियोक्लास्ट यानी कि जो बोन ईटिंग सेल है, लाइजोसोम ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट, एक होती है ऑस्टियोब्लास्ट, दैट इज द बोन फॉर्मिंग सेल, ऑस्टियोक्लास्ट दैट इज द बोन ईटिंग सेल। Lysosome of osteoclast dissolve unwanted part of bone। ठीक है, साथ ही साथ हमने पढ़ा ये आपके कहां भी प्रेजेंट है, फंगल लाइजोसोम्स में भी। एक्स्ट्रासेलुलर आल्सो अकर बाय cellular digestion also occur by fungal lysosome, also occur by fungal lysosome। Next we will have a discussion about the cellular digestion यानी कि ऑटोफैगी क्या है। तो देखिए, what do you mean by the cellular digestion and the autophagy? autolysis और the autophagy तो गलत हो गया, autophagy तो इंट्रासेलुलर, ऑटोफैगी लिखा है, ऑटोलाइसिस है बेटा, ठीक है, कर लेना करेक्शन, अभी करवा दूंगी। अब क्या कह रहा है, सेलुलर डाइजेशन है कि ऑटोलाइसिस की बात करें, समटाइम ऑल द लाइसोसोम ऑफ अ सेल दे बर्स्ट, जितने भी लाइसोसोम होते हैं ना सेल वो सारे के सारे बर्स्ट हो जाएंगे। समटाइम ऑल द लाइसोसोम ऑफ सेल बर्स्ट टू डिसॉल्व द सेल कंप्लीटली, इसीलिए इसे सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं। सो लाइसोसोम ऑल्सो कॉल्ड एज द सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। कभी कभी क्या होगा, जितने भी समटाइम ऑल द लाइसोसोम्स ऑफ द सेल बर्स्ट टू डिसॉल्व द सेल कंप्लीटली, इसीलिए इन्हें सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल भी कहा जाता है। ओल्ड सेल्स आर रिमूव्ड बाय ऑटोलाइसिस, ओल्ड सेल्स रिमूव होते हैं। अनवांटेड ऑर्गन्स ऑफ एम्ब्रियो आर डिस्ट्रॉयड बाय ऑटोलाइसिस, ओल्ड सेल्स हम इससे रिमूव करते हैं। अनवांटेड ऑर्गन ऑफ एम्ब्रियो आर रिमूव्ड बाय ऑटोलाइसिस। कैथेप्सिन ऑफ लाइसोसोम, इट डाइजेस्ट द टेल ऑफ टेडपोल ऑफ फ्रॉग ड्यूरिंग द मेटामॉर्फोसिस, टेल नहीं होती ना उसमें, तो ये जो है इट डाइजेस्ट द टेल ऑफ टेडपोल ऑफ फ्रॉग ड्यूरिंग द मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस के दौरान ये टेडपोल की टेल को भी डाइजेस्ट कर जाता है। दिस इज द कैथेप्सिन ऑफ लाइसोसोम, ठीक है। ओल्ड सेल्स आर रिमूव्ड बाय लाइसोसोम। अनवांटेड ऑर्गन ऑफ एम्ब्रियो आर डिस्ट्रॉयड बाय ऑटोलाइसिस, ठीक है। ओल्ड सेल्स भी ऑटोलाइसिस से डिस्ट्रॉय हो रही है, रिमूव्ड हो रही है। अनवांटेड एम्ब्रियो ऑफ ऑर्गन, अनवांटेड ऑर्गन ऑफ एम्ब्रियो दे आर डिस्ट्रॉयड बाय ऑटोलाइसिस। साथ ही साथ कैथेप्सिन लाइसोसोम जो है इट डाइजेस्ट द टेल ऑफ टेडपोल ऑफ फ्रॉग ड्यूरिंग द मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ये हमने सेलुलर डाइजेशन यानी कि ऑटोलाइसिस के बारे में पढ़ा, जिसे आप सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल, लाइसोसोम्स को इस वजह से सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल भी कहा जाता है। देखो, नहीं सही लिखा है मैंने, बोला ही गलत था। ऑटोलाइसिस क्या होता है, समटाइम what happen, sometimes all the lysosomes, सारे के सारे लाइसोसोम्स जो है ना सेल के, ये बर्स्ट हो जाते हैं। समटाइम्स ऑल द लाइसोसोम ऑफ सेल burst to destroy the cell completely, to destroy the cell completely, इसीलिए लाइसोसोम को सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। सो लाइसोसोम आर ऑल्सो कॉल्ड एज suicidal bags, ठीक है।
as I told you, old cells are removed by autolysis. Unwanted organ of embryo are removed by autolysis. Unwanted organ of embryo. They are removed by autolysis. फिर हमने बात की थी कि कैथेस्पिन जो है, कैथेस्पिन ऑफ लाइसोसोम ये जो है, व्हाट डज इट डू? इट डाइजेस्ट द टेल ऑफ tadpole of frog ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस. ये उसको भी डाइजेस्ट कर जाता है ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस. दिस इज ऑल अबाउट द autolysis. I think it is clear to everybody. Is it clear बच्चों? Next topic जो हम पढ़ेंगे, this is all about the lysosome. So next we will have a discussion about the vacuoles. But vacuoles पे आने से पहले यहां तक का एनसीईआरटी डिकोड कर लेते हैं. लाइसोसोम हो गया हमारा, एनसीईआरटी अपन डिकोड कर लेते हैं. देखो ये आप पढ़ चुके हैं, इसकी एनसीईआरटी देखो. लाइसोसोम एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है. दीज आर द मेम्ब्रेन बाउंड वेस्कुलर स्ट्रक्चर. पढ़ा था कैसे बना है? फॉर्म्ड बाय द पैकेजिंग इन द गोल्जी apparatus. ठीक है. द आइसोलेटेड लाइसोसोमल वेसिकल हैव बीन फाउंड टू बी वेरी रिच इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम. बताया था ना 50 डिफरेंट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जिसे आप एसिड हाइड्रोलेज कह रहे हैं. डायग्राम में देखा भी था, लाइपेज भी है, प्रोटीएज भी है, कार्बोहाइड्रेट्स भी है, तो न्यूक्लियस भी है. हमने बात की थी सब एसिडिक मीडियम pH 5 पर काम करते हैं, ऑप्टिमली एक्टिव एट द एसिडिक pH. ठीक है. अब ये ऑब्वियस सी बात है, लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड सबका डाइजेशन करवा देंगे. These enzymes are capable of digesting carbohydrate, protein, lipid and nucleic acid. बस इतना ही दे रखा है. बाकी और राम कहानी हमने जो पढ़ी इंपॉर्टेंट है, आती जरूर है, बट दे नहीं रखी इन्होंने. नेक्स्ट इन्होंने वैक्यूल्स के बारे में दे रखा है. नेक्स्ट हम वैक्यूल्स के बारे में चर्चा करेंगे. ठीक है. वैक्यूल्स के बारे में जरूर दे रखा है. क्लियर है? वैक्यूल्स पढ़े. वैक्यूल्स के बारे में देखते हैं क्या कह रहा है. पहले अपन पढ़ लेते हैं, उसके बाद वैक्यूल्स की एनसीईआरटी डिकोड कर लेंगे. ठीक है. चलिए ये पूरा हो गया. वैक्यूल्स की बात करें. वैक्यूल की अगर हम बात करें बेटा, ये आपका मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है. ठीक है. वैक्यूल जो है एक मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है जिसके अंदर साइटोप्लाज्म में पाया जाने वाला. द वैक्यूल्स आर मेम्ब्रेन. द वैक्यूल इज द मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है. इट कंटेन, इस वैक्यूल में क्या क्या होगा? वाटर सैप होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं, और बाकी दूसरे मटेरियल विच इज नॉट यूजफुल फॉर द सेल, जो सेल के लिए यूजफुल नहीं है, वो सब इसमें होता है. मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है जो साइटोप्लाज्म में पाई जाती है. दिस इज द मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन द साइटोप्लाज्म. इट कंटेन वाटर सेप है, एक्सक्रीटरी मटीरियल है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, एंड अदर मटीरियल है विच आर नॉट यूजफुल फॉर द सेल. वैक्यूल को भी इज बाउंड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन, जिसे आप कहते हैं, वैक्यूल को जो एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड करती है, इसे आप कहते हैं टोनोप्लास्ट. प्लांट सेल के अंदर द वैक्यूल कैन ऑक्यूपाई अप टू 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल. वैक्यूल जो है लगभग 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल को ऑक्यूपाई कर लेता है. ठीक है. क्या बात की?
वैक्यूल पहला कीवर्ड मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है विच इज फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। इसमें क्या है, इट कंटेन वाटर सेप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड अदर मटेरियल विच इज नॉट यूजफुल टू द सेल। फिर हमने बात की द मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल, इसको आप कहते हैं टोनोप्लास्ट। द वैक्यूल इज बाउंड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन, इसे आप कहते हैं टोनोप्लास्ट। प्लांट्स के अंदर वैक्यूल जो है अप टू 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल को ऑक्यूपाई कर लेता है। इन प्लांट सेल द वैक्यूल कैन ऑक्यूपाई अप टू 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? पहले इतना लिख लो, क्या है वैक्यूल? मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है जो साइटोप्लाज्म में पाई जाती है। देखिए वैक्यूल्स जो है, वैक्यूल्स इज द membrane bound space जो कहां पाई जाती है? membrane bound space है found in the cytoplasm। वैक्यूल्स के अंदर होता क्या है? तो इट कंटेन, इसमें वाटर सैप होगा, इसमें वाटर सैप होता है बेटा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं इसके अंदर, वाटर सैप होगा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होंगे। तो बहुत तेज बारिश आ रही है बाहर। वाटर सैप है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है और दूसरे ऐसे मटेरियल हैं विच इज नॉट यूजफुल टू द सेल एंड अदर मटेरियल विच इज not useful to the cell। ठीक, तो ये सब इसके अंदर प्रेजेंट होता है। एज आई टोल्ड यू, वैक्यूल को एक सिंगल मेम्ब्रेन कवर करती है जिसे हम क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। लिख लीजिए, वैक्यूल इज सराउंडेड by a single unit membrane जिसे हम क्या कहते हैं बेटा? टोनोप्लास्ट। ठीक है, फिर हमने बात की बच्चे कि प्लांट सेल के अंदर, इन प्लांट सेल वैक्यूल जो है लगभग 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सेल को ऑक्यूपाई कर लेता है। इन प्लांट सेल वैक्यूल ऑक्यूपाई अप टू 90% वॉल्यूम ऑफ द सेल। प्लांट सेल में वैक्यूल जो है लगभग अप टू 90% वॉल्यूम ऑफ द सेल को ऑक्यूपाई कर लेता है। अब वो आगे ये कहता है, देखो अब क्या लिखा है इसमें, अब वो आगे कह रहे हैं कि प्लांट के अंदर जो टोनोप्लास्ट है, टोनोप्लास्ट क्या है वो पता है? वैक्यूल की जो सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन है, इसी को तो आप टोनोप्लास्ट कह रहे हैं। तो प्लांट के अंदर टोनोप्लास्ट क्या करता है? इट फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयंस, बहुत सारे आयंस, और जो दूसरे मटेरियल हैं उनका अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट कराएगा इनटू द वैक्यूल। ठीक है, इन प्लांट्स द टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयन एंड अदर मटेरियल अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू द वैक्यूल। इसका मतलब इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है ये वैक्यूल में ज्यादा होता है देन इन द साइटोप्लाज्म, तभी तो अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट हो रहा है, लो टू हाई हो रहा है ना, तभी तो। ठीक है, तो हेंस देयर कॉन्सेंट्रेशन इज सिग्निफिकेंटली हायर इन द वैक्यूल देन इन द साइटोप्लाज्म। प्लांट्स के अंदर टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन एंड अदर मटेरियल अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू द वैक्यूल। इट मीन्स कि इनका जो कॉन्सेंट्रेशन है सिग्निफिकेंटली हायर इन द वैक्यूल देन इन द साइटोप्लाज्म। दैट्स इट। अमीबा के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज इंपॉर्टेंट फॉर एक्सक्रीशन इन मैनी सेल्स एज इन प्रोटिस्टा। फूड वैक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय एंगल्फिंग द फूड पार्टिकल। अमीबा के, ये वाला लाइन भी लिखना, लिखो वैक्यूल के बारे में। सॉरी, बहुत तेज बारिश हो रही है कोटा के अंदर, तो
क्या पता शायद आपको बिजली कड़कने की आवाज और बहुत तेज बारिश की आवाज हो सकता है कैमरे में भी सुनाई दे रही हो, है ना। चलो, तो क्या बात करी बेटा, इन प्लांट्स टोनोप्लास्ट it facilitate the transport of बहुत सारे number of ions and other material against the concentration gradient into vacuole। अब अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट अगर मूवमेंट हो रहा है वैक्यूल के अंदर, हैंस द कॉन्सेंट्रेशन इज सिग्निफिकेंटली हायर इन द वैक्यूल, इसका मतलब हैंस द कॉन्सेंट्रेशन is significantly higher in the vacuole as compared to the cytoplasm, higher in the vacuole as compared to cytoplasm। ठीक है, फिर हमने अमीबा के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की बात की जिसका रोल एक्सक्रीशन में है। इन अमीबा द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज इंपॉर्टेंट फॉर एक्सक्रीशन, लिख लो। इन अमीबा के अंदर है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। In amoeba, contractile vacuole is important for excretion। ऐसे ही in many cells, जैसे कि प्रोटिस्टा के अंदर, एज इन प्रोटिस्टा, फूड वैक्यूल्स आर फॉर्म्ड in many cells, as in protist। Food vacuoles are formed, food vacuoles are formed by engulfing the food particle। ठीक है, food vacuoles are formed by engulfing the food particles। That's it बच्चे, दिस इज अबाउट द वैक्यूल। नेक्स्ट इसके अंदर हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट स्ट्रक्चर आप पढ़ेंगे, दैट इज अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। बाप रे, जबरदस्त बारिश है। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कस करने से पहले हम लोग वैक्यूल्स के एनसीईआरटी डिकोड कर लेते हैं। आ जाओ, ये पढ़ लिया, इसकी एनसीईआरटी देख लो। वैक्यूल के बारे में बात की थी ना, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसकी मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं। इसका कंटेंट वाटर सैप है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और अदर ऐसे मटेरियल विच इज नॉट यूजफुल टू द सेल, ये सब वैक्यूल्स में होता है। तो देखो क्या कहती है एनसीईआरटी, वैक्यूल एज आई टोल्ड यू मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है जो कि साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। क्या क्या है इसके पास, इट कंटेन वाटर सैप है, excretory product है and other material which is not useful for the cell। as I told you, इसे single unit membrane bound करता है, that is called the tonoplast। the vacuole is bound by a single membrane जिसे आप tonoplast कहते हैं। हमने ये बात की थी प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल जो है अप टू 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल को ऑक्यूपाई कर लेता है। इन प्लांट सेल द वैक्यूल्स कैन ऑक्यूपाई अप टू 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल, ठीक। फिर वो कह रहा है, हमने बात की थी टोनोप्लास्ट क्या है तो देख ही लिया, अब वो कह रहा है
प्लांट में टोनोप्लास्ट जो है ना, आयंस का नंबर ऑफ आयंस और मटेरियल का ट्रांसपोर्ट इनटू द वैक्यूल अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट करवा रहा है। अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट यानी कि लो से हाई हो रहा है, तो यानी कि वैक्यूल का कॉन्सेंट्रेशन अंदर ज्यादा है एज कंपेयर टू द साइटोप्लाज्म। तो देखो, इन प्लांट्स टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयंस and other material, as I told you, against the concentration gradient into the vacuum. Hence their concentration is significantly higher in the vacuole than in the cytoplasm. अमीबा के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की बात की, जिसका रोल एक्सक्रीशन में है। अमीबा के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की बात की, जिसका रोल एक्सक्रीशन में है। ये मैंने आपको नोट्स में नहीं लिखाया है, प्लीज ऐड ऑन कर लो, क्योंकि एनसीईआरटी ने लिखा है इन अमीबा द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन एंड इन मेनी सेल, जैसे कि प्रोटिस्टा के अंदर फूड वैक्यूल्स का फॉर्मेशन हो जाता है बाय इंगल्फिंग द फूड पार्टिकल। दैट्स ऑल, इट इज ऑल अबाउट द एनसीईआरटी पार्ट ऑफ द वैक्यूल। एनसीईआरटी में भी इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया का जिक्र किया है, जो पहले हम अपने पैटर्न में पढ़ेंगे, फिर इस पर मूव ऑन करेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये ऑस्मोरेगुलेशन, ये टर्म मैंने नहीं लिखा है नोट्स में, ये भी लिखवा देती हूँ। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, लिख लो। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज इंपॉर्टेंट फॉर, एनसीईआरटी में लिखा है फॉर ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। ठीक, इसके बाद वी विल हैव अ कॉन्वर्सेशन रिगार्डिंग द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डिपेंड करता है कि उसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी कितनी है। जो ज्यादा फिजियोलॉजिकल एक्टिव सेल्स होंगी, ज्यादा नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, जो कम होंगी वहां कम होंगी। तो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डिपेंड अपॉन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। एक टर्म के बारे में पढ़ोगे, कॉन्ड्रियोम क्या है। तो जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया आपके सेल में प्रेजेंट होते हैं, ऑल द माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन सेल, इनको हम कलेक्टिवली कहते हैं, कलेक्टिवली टर्म्ड एज कॉन्ड्रियोम। प्लांट सेल के पास कम माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं एज कंपेयर टू द एनिमल सेल, और हायर एनिमल्स में मैक्सिमम माइटोकॉन्ड्रिया आपको फ्लाइट मसल्स ऑफ बर्ड्स में ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो पहले इतने पॉइंट तो लिख लो। क्या बताया? सबसे पहला पॉइंट, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ये डिपेंड करता है फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के ऊपर। इट डिपेंड्स अपॉन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डिपेंड अपॉन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल। ठीक है, हमने कॉन्ड्रियोम क्या है उसके बारे में बात की। तो ऑल द माइटोकॉन्ड्रिया, जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया सेल में प्रेजेंट होते हैं, ऑल द माइटोकॉन्ड्रिया जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट, उन्हें कलेक्टिवली कहा जाता है कॉन्ड्रियोम। ऑल द माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट in the cell are collectively all the mitochondria present in the cell are collectively termed as, उसे आप कहेंगे कॉन्ड्रियोम। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा कि प्लांट सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया कम होंगे एज कंपेयर टू द एनिमल सेल्स। लिख लो। नेक्स्ट पॉइंट हमने बात की कि प्लांट सेल्स जो है, प्लांट सेल्स हैव फ्यू माइटोकॉन्ड्रिया as compared to animal cells.
Plant cells have fewer mitochondria as compared to animal cells. Higher animals में भी हम बात करें तो मैक्सिमम माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इन द फ्लाइट मसल्स ऑफ बर्ड्स. लिखो, इन हायर एनिमल्स के अंदर मैक्सिमम माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं. हायर एनिमल्स में मैक्सिमम माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट in maximum mitochondria is present in flight muscles of birds. Flight muscles of birds. यहां पर मैक्सिमम माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है हायर एनिमल्स के अंदर. तो ये चीज भी हमने देख ली. ठीक है, इसके बाद मैं बात करूं, देखो पीपीटी से दिखा देती हूं मैं तुम्हें यही सारी. अच्छा, मैंने एक पॉइंट नहीं लिखाया कि माइक किसके अंदर कितने. नंबर डिपेंड अपॉन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल. ये लिख लेना. माइक्रोएस्टीरियस एंड क्लोरेला फस्का एल्गा के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है. मैं लिखा दूंगी माइक्रोएस्टीरियास एंड क्लोरेला फस्का में एक है. ऑल द माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन अ सेल, इसे कलेक्टिवली कॉन्ड्रियोम कहा जाता है. ऑलरेडी डिस्कस कर लिया. प्लांट सेल के पास कम माइटोकॉन्ड्रिया है एज कंपेयर टू द एनिमल सेल. ऑलरेडी डिस्कस कर लिया. हायर एनिमल्स में भी मैक्सिमम माइटोकॉन्ड्रिया फ्लाइट मसल्स ऑफ बर्ड्स में पाए जाते हैं. डिस्कस कर लिया. एक तो ये नहीं लिखा तो ये लिखवा दूंगी कि वन इन माइक्रोएस्टीरियास एंड क्लोरेला फस्का. दूसरा वो कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया का साइज और शेप डिफर करता है. इट कैन मेक इट शेप सॉसेज और सिलेंड्रिकल. ठीक है, लिख लो. नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की बात की. वन इन माइक्रोएस्टीरियास एंड क्लोरेला फस्का एल्गी का नाम. ठीक, डिफरेंट शेप एंड साइज. माइटोकॉन्ड्रिया differ in shape and sausage shape का भी होता है. it can make its shape sausage और cylindrical. लिख लो. it can make its shape sausage और ठीक. इसके बाद चर्चा चलती है बेटा कि माइटोकॉन्ड्रिया को किन किन नामों से और जाना जाता है. इसे एटीपी, इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं. इसे एटीपी मिल इन सेल कहा जाता है. इसे सेल विद इन सेल कहा जाता है. लिख लो. माइटोकॉन्ड्रिया को किन किन नामों से और जाना जाता है. माइटोकॉन्ड्रिया लिखो. माइटोकॉन्ड्रिया ऑल्सो नेम्ड एज. बोलो बेटा क्या क्या नाम है. एक तो इसे हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल और एटीपी मिल इन द सेल. एक नाम तो है पावर हाउस ऑफ सेल या फिर हम कह देंगे एटीपी मिल इन अ सेल. इसे सेल विद इन सेल भी कहा जाता है. इट इज ऑल्सो नोन एज सेल विद इन सेल. इसे मोस्ट एक्टिव और बिजी सेल ऑर्गेनल भी कहा, ऑर्गेनल सेल भी कहा जाता है. इसे मोस्ट बिजी एंड एक्टिव ऑर्गेनल
मोस्ट बिजी एंड एक्टिव ऑर्गेनल इन सेल भी कहा जाता है। इसे आप भी किस नाम से जानते हैं? लेट मी नो इन द चैट सेक्शन। हाँ जी बोलो भाई। पावर हाउस ऑफ सेल और एटीपी मिल इन सेल कह दिया, इसे सेल विद इन सेल कह दिया, इसे मोस्ट बिजी एंड एक्टिव ऑर्गेनल इन सेल कह दिया, इसे हम सेमी, सारे सिनोनिम्स याद होने चाहिए बेटा ये, इसे सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल भी कहते हैं। ठीक है, इसे आप सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल भी कहते हैं और इसे आप एंडोसिम्बायंट ऑफ सेल भी कहा जाता है। इसे एंडोसिम्बायंट ऑफ सेल भी कहा जाता है। बहुत सिंपल सी चीजें पढ़ी अभी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कि एक तो ये कि कितने नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, इसकी ये डिपेंड करता है फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल पर। ठीक है, फिर बात की जैसे कि 1 इन माइक्रोएस्टीरियस एंड क्लोरोप्लास्ट में एक ही माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। फिर हमने बात की कि प्लांट सेल के अंदर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कम होते हैं एज कंपेयर टू द एनिमल सेल। एनिमल सेल में भी हायर एनिमल्स में बात करें तो मैक्सिमम माइटोकॉन्ड्रिया फ्लाइट मसल्स ऑफ बर्ड में पाए जाते हैं। ठीक है, फिर हमने एक टर्म की बात की थी कि कॉन्ड्रियोम क्या होता है, तो हमने ये बात की कि ऑल द माइटोकॉन्ड्रिया जो कि सेल में प्रेजेंट होते हैं, ऑल द माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन ए सेल दे आर कलेक्टिवली टर्म्ड एज कॉन्ड्रियोम। फिर हमने बात की कि माइटोकॉन्ड्रिया को और किन किन नामों से जानते हैं, जैसे पावर हाउस ऑफ ए सेल और एटीपी मिल इन ए सेल भी कहा जाता है। इसे हम सेल विद इन सेल भी कहते हैं, इसे हम मोस्ट एक्टिव एंड बिजी ऑर्गेनल इन द सेल भी कहते हैं, इसे सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल भी कहा जाता है और इसे एंडोसिम्बायंट्स ऑफ सेल भी कहा जाता है। ये तमाम नामों से माइटोकॉन्ड्रिया को जाना जाता है। नेक्स्ट वी विल हैव अ डिस्कशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट जो है बेटा मैं स्ट्रक्चर के बारे में बात करूंगी। स्ट्रक्चर बड़ा है, आज अगर 1-2 पॉइंट पढ़ा भी लिए तो काम चलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि पूरा मैं कंप्लीट कर नहीं पाऊंगी। तो आज माइटोकॉन्ड्रिया के लिए आज के सेशन में इतना ही। स्ट्रक्चर जो है इसका, इसके के बारे में, ठीक है, हम अपनी स्ट्रक्चर के बारे में, इसके फंक्शन के बारे में, बायोजेनेसिस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, ये मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी और नेक्स्ट क्लास में हम प्लास्टिड्स भी पढ़ लेंगे। तो ये अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज हिट द लाइक बटन इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो। लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जिस दिन 40 के सब्सक्राइबर चैनल पे हो जाएंगे, एज पर माई प्रॉमिस मैं कोटा स्टडी मटेरियल क्वेश्चन डीकोड सीरीज आप लोगों के साथ शुरू कर दूंगी। फिजिक्स केमिस्ट्री भी बहुत जल्द इस चैनल पे शुरू हो जाएगा, तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। ठीक है, यहाँ पर वीडियोस में बने रहें। सुबह 8:30 बजे फिर से हमारी मुलाकात होगी फॉर द लाइव सेशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। 12th और ड्रॉपर्स को तो नो डाउट करना ही है, लेकिन मैं ये मानती हूँ जो बच्चा 11th में है वो भी अगर अभी से अपने 12th के टॉपिक्स कमांड में ले ले तो हमारे पास 12th में बहुत एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम होगा, हम बहुत अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। तो मेरा तो सजेशन यही है, चाहे 11th का बच्चा हो, चाहे 12th का बच्चा हो, चाहे ड्रॉपर्स हो, दोनों सेशंस जो मॉर्निंग 8:30 AM जिसमें मैं 12th के टॉपिक पढ़ा रही हूँ, फिलहाल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट इज गोइंग ऑन, और इवनिंग में ये जो सेल वाला चैप्टर है इन दोनों को लगाना है। ठीक है, और जिसने अभी तक कुछ एक आध वीडियो रह गया हो तो प्लीज गो फॉर द रिकॉर्डेड वर्जन। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।